एपिसोड नंबर 91 की स्टार्टिंग होती है और हमें स्कूल खत्म हो जाने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां यान स्कूल से बाहर जा रही होती है। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है और फिर वो फोन उठाती है और सामने से कोई कहता है, यान ये मैं हूँ लिन यान, और मैं पिछली बार के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि हम अभी अभी मिले हैं, इसलिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होंगी। और क्या यान आज रात तुम फ्री हो मेरे साथ बाहर जाने के लिए? दोनों को ही एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके। कि ये सब बातें सुन यान गुस्से से मन में कहने लगती है, मेरे परिवार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए लिन यान बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है और इसी के साथ उसने यिंग यिंग को अपने प्यार में पड़ने दिया, जबकि वो मेरे साथ अभी भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्या लिन यान इतनी सारी लड़कियों को एक साथ मैनेज करने में थक नहीं जाता? फिर यान उससे कहती है, मुझे माफ करना, आज रात में बिजी हूँ, अगली बार देखेंगे। और फिर वो फोन काट देती है और वही दूर कार के पास फूजिन खड़ा होता है और कहता है, यान मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे डिनर कराने ले चलोगी। फिर यान बड़े प्यार से कहती है, कहो कि तुम क्या खाना चाहोगे। तब फूजिन कहता है, मैं रेस्टोरेंट चुनूंगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जब तुमको पता चल जाएगा, और तुम चिंता मत करो, आज मुझे तुम्हें खाने का मन नहीं है। फिर यान कहती है, बस मुझे चिढ़ाना बंद करो। फिर फूजिन कहता है, वो बड़े ही अच्छे मूड में लग रही है, ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर सीन शिफ्ट होता और वो दोनों ही रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और वहीं यान वो रेस्टोरेंट देख हैरान होती हुए मन में कहती है, ओ गॉड, ये तो वर्ल्ड के टॉप फेमस रेस्टोरेंट में से एक है। इस रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करने की कीमत हजारों डॉलर्स में है। इस रेस्टोरेंट में असली अमीर ही डिनर करने आ सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे डैड के पास भी यहाँ पर एक बार डिनर करने जितने पैसे नहीं है, मेरी तो दूर की बात है। और फिर यान आगे बढ़ती हुए कहती है, मास्टर फूजिन क्या आप कोई दूसरा रेस्टोरेंट चुन सकते हैं? मैं यहाँ पर आपको डिनर नहीं करा सकती, चलो कहीं और चलते हैं। भी फूजिन उसे पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर वो उसे अंदर ले जाने लगता है और वहीं यान हिचकिचाते हुए कहती है, मास्टर फूजिन क्या आप फिजूल खर्ची करने के लिए पैदा हुए हैं? मैं पैसे बड़ी मेहनत करके कमाती हूँ, हालांकि मुझे भी खाना खाने का बहुत ही शौक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर खाना नहीं खा सकती। फिर वहाँ खड़ा व्यक्ति कहता है, मास्टर फूजिन आपका स्वागत है। और फिर फूजिन उससे कहता है, तुमको यहाँ एक भी रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिनर मेरी तरफ से, और ये सब के अलावा इस रेस्टोरेंट का मालिक मेरा अच्छा दोस्त है, मैं यहाँ डिनर करने के लिए एक भी रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। की बातें सुन यान हैरानी से कहती है, क्या ये मेरी तरफ से ट्रीट नहीं है? ये सब के अलावा इस रेस्टोरेंट का मालिक तुम्हारा दोस्त है, ना कि मेरा, और अगर मैंने फिर से तुमको यहाँ मुझे डिनर कराने की अनुमति दी तो मैं फिर से तुम्हारा एहसान मानूंगी, फिर तुम मुझे फिर से बाद में भुगतान करने को कहोगे, जिससे मेरा ही आखिरकार नुकसान होगा। इसकी ये सब बातें सुन फूजिन मन ही मन हंसने लगता है और फूजिन यान के करीब आती हुए उससे कहता है, मैं तुमसे दोबारा पैसा मांगूंगा तो क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो जाऊंगी? और इसके अलावा यान, फ्यूचर में तुम पूरी तरह मेरी हो जाऊंगी, तब तो तुम्हें अपने होठों से मुझे पे बैक करना चाहिए, इससे तुम्हारा कैसे नुकसान होगा? उसकी बातें सुन यान मन में कहने लगती है, मैं जानती थी कि वो फिर से मेरा फायदा उठाना चाहेगा। और तभी फूजिन यान को किस करने लगता है और वहीं यान मन में कहती है, मास्टर फूजिन ही है जो मुझे पैसों के बदले मुझसे किस मांग सकते हैं, लेकिन मेरा इससे कैसे फायदा होगा? और सच में मास्टर फूजिन बहुत ही ज्यादा चालाक है। और तभी वन बई की नजर बाजू में पड़ती है, जहाँ सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में कितने ज्यादा डूबे हुए हैं। और फिर कोई दूसरा कहता है, देखो वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और फिर यान मुंह फेरते हुए कहती है, गेट पर ये सब मत करो, हर कोई हमें देख रहा है। और फिर फूजिन यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। और वहीं यान ब्लश करते हुए मन में कहती है, मास्टर फूजिन इस सिचुएशन में इतने शांत कैसे रह सकते हैं? और फिर फूजिन कहता है, यान मैंने सुना कि स्कूल में किसी ने तुमको धमकाया है। उसकी बातें सुन यान हैरान होते हुए मन में कहती है, उसे ये बात इतनी जल्दी कैसे पता चल गई? फिर यान कहती है, मैं ठीक हूँ और उन सभी को सजा मिल चुकी है। और वहीं फूजिन भी मन में कहने लगता है, अच्छा है कि यान को स्कूल में जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो उससे कहता है, क्या सच में? तो आओ इसी बात पर हम एक अच्छा डिनर करें। उसकी बात सुन यान मन में कहती है, वो मुझे दिलासा दे रहा है। और फिर वो उससे कहती है, हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ही डिनर टेबल पर होते हैं और वहीं यान मन में कह रही होती है, यहाँ की डिशेस सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ अचानक यिंग आ जाती है और यान के पास आती हुई उससे कहती है, यान तुम क्या यहाँ पर खाना खाने आई हो और क्या तुम इसे खरीद सकती हो?
और यिंग यिंग को वहाँ देख यान मन में कहने लगती है, यिंग यिंग मेरी कितनी बुरी किस्मत है, हर समय वो मेरे सामने आ जाती है। और फिर यान कहती है, मेरी मर्जी में जहाँ चाहूँ मैं वहाँ डिनर करूँ, इससे तुम्हें क्या। और फिर यिंग यिंग फू जिनचेन के सामने आती हुए कहती है, लाओ मुझे देखने दो कि तुम किस कमीने को डेट कर रही हो। और यिंग यिंग फू जिनचेन को देख चौंक जाती है और मन में कहने लगती है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इसका बर्ताव बहुत ही अच्छा है। लेकिन आखिरकार मुझे ये जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, यान के साथ इतना हैंडसम लड़का यान इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। और यान उसे इस तरह देख उससे कहती है, क्या हुआ यिंग यिंग, तुम उसे इस तरह क्यों घूर रही हो। तब यिंग यिंग कहती है, कुछ नहीं, और कुछ भी कहो ये लिन यान से ज्यादा हैंडसम बिल्कुल नहीं है। फिर यान कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर हमारी स्कूल की लड़कियां हुन उसके ऊपर से अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पा रही। और अगर मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम है तो क्या तुम इसी तरह यहाँ खड़ी होकर उसे घूरती रहूंगी। और यान की बातें सुन फू जिनचेन मन में कहने लगता है, क्या बॉयफ्रेंड, यान ने सबके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहा। और फिर यान फू जिनचेन को आंख मारते हुए धीरे से कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें अपमानित नहीं करने दूंगी। और उसे ऐसा करता देख फू जिनचेन स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है, क्या वो मेरी रक्षा कर रही है, वो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। हालांकि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे ऐसा करता देख मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और वहीं यिंग यिंग फू जिनचेन को ऐसा मुस्कुराता देख मन में कहने लगती है, आखिरकार वो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या उसे पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही थी। और वहीं फू जिनचेन मन में कह रहा होता है, यान को सचमुच मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह है, बाद में मुझे उसका यह एहसान कैसे चुकाना चाहिए। और वहीं यिंग यिंग बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए मन में कह रही होती है, आखिरकार वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे लग सकता है, जब वो मुस्कुराता है तो सच में बहुत ही ज्यादा अद्भुत दिखता है। कहीं वो मुझ पर तो नहीं हंस रहा है, लेकिन मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। और वैसे भी मैं यान की तरह गंदी लड़की नहीं हूँ, मुझे तो लिन यान पसंद है और मुझे लगता है कि यान बाद में भी इसी तरह खुश रहेंगी। और फिर वो तेज आवाज में कहती है, सर क्या आप सचमुच अपने सामने बैठी लड़की के स्वभाव को जानते हैं, ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा मुंहफट है और वो न केवल आपको डेट कर रही है, बल्कि जब वो स्कूल में रहती है तब वो मेरे बॉयफ्रेंड को भी बहकाती है। कि ये सब बातें सुन वहाँ खड़े लोग भी चौंक जाते हैं और फिर वो मन में कहने लगती है, यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और यान मैं तुम्हारी यहाँ प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दूंगी, अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। फिर वो कहती है, सर अभी भी उसे जानने में आपको देर नहीं हुई है। और फिर फू जिनचेन यान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मिस ऐसा लगता है कि आपने उसे गलत समझा। फिर यिंग यिंग हैरानी से कहती है, क्या मैंने गलत समझा। और वहीं फू जिनचेन यान के हाथों को किस करते हुए कह रहा होता है, ए वो हूँ जो यान का पीछा कर रहा है। मिस यान प्लीज मुझे अपना पीछा करने देने की परमिशन देने के लिए आपका शुक्रिया। और उसे ये सब कहता देख यिंग कांपते हुए कहती है, क्या ये सब कैसे पॉसिबल है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और तभी यिंग के पास एक होटल का स्टाफ आता है और उससे कहता है, इस प्लीज आप अपनी आवाज को धीमी रखें, आपकी आवाज से हमारे इम्पोर्टेंट मेहमानों को परेशानी हो रही है। फिर यिंग हैरानी से कहती है, क्या इम्पोर्टेंट मेहमान कौन है वो। तभी यान कहती है, यिंग मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा जलती हो, तो तुम्हें अगली बार से मेरे खिलाफ कोई और बहाना ढूंढना होगा और प्लीज अपने सपनों के प्रेमी से कहो कि वो मुझे परेशान करना बंद करे। और फिर यान खड़ी होती हुई कहती है, चलो डियर कोई और टेबल पर जाकर बैठे, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मक्खी हुन है। फिर फू जिनचेन आगे बढ़ते हुए कहता है, ठीक है कोई दूसरी टेबल पर चलते हैं। और वहीं यिंग गुस्से से चिल्लाते हुए कह रही होती है, यान रुको, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं एक मक्खी हूँ। और फू जिनचेन और यान बिना रुके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कोई यिंग के पास आकर उससे कहता है, इस आप यहाँ पर आकर हमारे ग्राहकों को परेशान कर रही है, गार्ड्स आकर इन्हें बाहर निकालो। वे गार्ड्स आकर यिंग को पकड़ लेते हैं और यिंग चिल्लाते हुए कहती है, मुझे जाने दो और तुम लोग मुझे इस तरह यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान और फू जिनचेन कार में बैठे हुए होते हैं और यान फू जिनचेन से कह रही होती है, लड़की चू परिवार से आती है और वो इतनी बदतमीजी से बातें कैसे कर सकती है, इसी के साथ साथ वो मुझे चिढ़ाती भी रहती है। फिर फू जिनचेन कहता है, शक्तिशाली परिवारों की लड़कियां दूसरी लड़कियों को परेशान करने में उनको मजा आता है और उसके लिए तुम एक आपत्ति हो। तब यान हैरानी से कहती है, क्या सच में। अब फू जिनचेन कहता है, हाँ, और तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, किसी और से बिल्कुल अलग। फिर उसकी नजर यान के हाथों पे पड़ती है और तभी यान अपने हाथ अलग करते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मेरा ध्यान उससे बहस करने में था। तभी फू जिनचेन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम दूसरों से बहस करती हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। और फिर वो मन में कहने
कहने लगता है और तुम्हारे पास आने के लिए मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ। उसकी बातें सुन यान ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है, क्या जब मैं दूसरे से बहस करती हूँ तो उन्हें अच्छा लगता है। सच में मास्टर फू जिनचेन का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग है। फिर वो उससे कहती है, किसी से बहस करना आपको ये पसंद कैसे आ सकता है। तो फू जिनचेन उससे कहता है, जब तुम उससे बहस कर रही थी और जब तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हनी कहा तो जब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फिर यान चिल्लाते हुए कहती है, मैंने ऐसा सिर्फ यिंग यिंग को परेशान करने के लिए कहा था। फिर फू जिनचेन कहता है, तुम फ्यूचर में उसे और भी ज्यादा अपमानित कर सकती हो जब वो हमारे आसपास ना हो, और तब तुम मुझे फिर से हनी कह सकती हो। और तभी यान फू जिनचेन को दूर धकेलते हुए कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। फिर फू जिनचेन कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ मांगना होगा। फिर तभी वो यान को किस करने लगता है और वहीं यान मन में कह रही होती है, हमेशा मासूम बना रहता है लेकिन वो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो हर समय मुझे किस करने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाते रहता है। फिर यान पीछे हटते हुए कहती है, बस मास्टर फू जिनचेन। फिर फू जिनचेन उस पर गिरते हुए कहता है, तुम अपने लिप्स मुझसे दूर मत करो। और वहीं यान मन में कह रही होती है, अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो एक जिद्दी बच्चे की तरह मांगते ही रहेगा। और फिर फू जिनचेन उससे कहता है, तुम मुझे हनी कहो नहीं तो मैं तुम्हें फिर से किस करूंगा। अब यान कहती है, हाँ ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है, उसने मुझे इतनी कसकर किस किया कि लगभग मैं सांस ही नहीं ले पाई। वो तभी बचकाना लगता है जब वो मेरे साथ होता है और मैं ही वो हूँ जो उसे इस तरह देख सकती हूँ। और फिर यान बड़े प्यार से उससे कहती है, हनी। और फिर मन में कहती है, और इसीलिए मैं खुद को उसके प्यार में पड़ने से खुद को नहीं रोक पा रही। और वहीं फू जिनचेन उसे इस तरह देख ब्लश करने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, एक और बार। यान कहती है, क्या दोबारा? तुमने तो मुझे कहा था कि मुझे तुम्हें एक बार हनी कहना होगा। और फू जिनचेन यान को किस करने लगता है और वहीं यान मन में कह रही होती है, आ धीरे धीरे। और अब मेरे दिल में उसके लिए प्यार उमड़ रहा है, उसने तो मुझे और भी ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ है। और फिर यान मुंह फेरती हुए कहती है, बस मास्टर फू जिनचेन अब बहुत हो गया। और फिर फू जिनचेन बड़े प्यार से कहता है, प्लीज यान एक और बार कहो। और यान उसे इस तरह देख बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है, वो एक बिगड़ेल बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था और अचानक वो इतना प्यारा कैसे हो सकता है। फिर फू जिनचेन कहता है, मैं तुमको हमेशा मुझे हनी कहने की परमिशन देता हूँ। और वहीं यान मन में कह रही होती है, वो सच में कितना ज्यादा प्यारा है। और तभी अचानक यान के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है और फिर वो रोती हुई कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और हमने अभी तक कुछ भी खाना नहीं खाया। तब फू जिनचेन कहता है, तुम क्या खाना चाहोगी और इस बार तुम रेस्टोरेंट चुनो। फिर यान कहती है, बारबेक्यू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और मेरे स्कूल के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट है। तो फू जिनचेन कहता है, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता और वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ यान अपना ऑर्डर देती है और उसे ऐसा ऑर्डर करता देख फू जिनचेन उससे कहता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा भूखी हो। फिर वो उसे वो स्टिक्स देते हुए कहता है, ये लो, ये अब साफ है। फिर यान कहती है, मास्टर फू जिनचेन आप बहुत ही ज्यादा अनुभवी लग रहे हैं, क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं? तो फू जिनचेन कहता है, नहीं, मैं इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं आया, लेकिन मुझे प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह पता है। फिर यान कहती है, क्या सच में? और फिर वो मन में कहने लगती है, जी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मास्टर फू जिनचेन आम लोगों के जीवन के बारे में इतना कुछ जानते हैं। फिर यान कहती है, आपने कहा कि मैं शक्तिशाली परिवारों की लड़कियों की तरह नहीं हूँ, अब मुझे भी लगता है कि आप भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और वैसे मास्टर फू जिनचेन आप क्या खाना चाहोगे? अगर आप चाहे तो मैं आपको कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ। और जब मैं स्कूल में रहा करती थी तो तब जियाओ जियाओ और मैं अक्सर दीवार कूदकर यहाँ पर रात को आया करते थे, तो इसीलिए मैं जानती हूँ कि यहाँ पर कौन सी डिश सबसे अच्छी है। फिर फू जिनचेन कहता है, दूसरी लड़कियाँ हुन अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्कूल से छुपकर निकलती है, लेकिन तुम खाने के लिए छुपकर निकलती हो। रियान कहती है, बॉयफ्रेंड के लिए स्कूल से छुपकर निकलना बेकार है, मैं सिर्फ खाने के लिए ही निकलती हूँ। ये सब बातें सुन गुस्से से फू जिनचेन कहता है, क्या सच में? और उसे ऐसा गुस्सा होता देख यान चौंक जाती है और फिर वो बड़े प्यार से कहती है, बेशक बॉयफ्रेंड के लिए भी बाहर निकलना फायदेमंद है, और अगर मैं अभी स्कूल में रहूंगी तो निश्चित रूप से छुप छुप कर मैं आपके लिए जरूर निकलूंगी। ये सब कहता देख फू जिनचेन स्माइल करने लगता है और तभी उनका ऑर्डर आ जाता है और वो व्यक्ति कहता है, प्लीज आप अपनी मील को एंजॉय करें। फिर फू जिनचेन कहता है, चलो अब खाना खाते हैं ताकि तुम्हें मुझसे छुपने के लिए पर्याप्त शक्ति मिले, है ना? और फिर वो यान को डिश खिलाता है जहाँ यान बहुत खुश होती हुई कहती है, सच में
ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। उसे ऐसा देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है सच में वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और यान खुश होती है फूजिनचेन को वो डिश खिलाने लगती है और कहती है ये लो इसे ट्राई करो, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और उसे ऐसा करता देख फूजिनचेन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर यान कहती है क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? फूजिनचेन कहता है नहीं वो मैं, और फिर वो मन में कहने लगता है ये पहली बार है जब कोई मुझे इस तरह खाना खिला रहा है। वहीं पीछे बैठे लोग ब्लश करते हुए कहने लगते हैं बहुत खूब, ये कितना प्यारा जोड़ा है। और उनकी बातें सुन यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है नहीं, मैं ये तो भूल ही गई थी कि यहाँ पर और भी लोग हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसलिए फूजिनचेन ने इसे नहीं खाया। फिर वो कहती है मुझे माफ करिएगा मास्टर फूजिनचेन, और तभी फूजिनचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो खा लेता है। फिर वो उससे कहता है सच में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और तुम मुझे जो कुछ भी खिलाऊंगी वो मुझे पसंद आएगा। उसे सब कहता देख वहाँ पीछे खड़े लोग भी ब्लश करते हुए कहने लगते हैं देखो देखो उसने क्या कहा, वो उस लड़की को अपना प्यार दिखा रहा है। फिर कोई दूसरा कहता है वो लड़का चाहता है कि हर कोई जान ले कि वो लड़की ही उसकी लवर है। वहीं यान भी उसकी बातें सुन ब्लश करने लगती है और मन में कहने लगती है वो निश्चित रूप से जानबूझकर ये सब कह रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ दोनों ने ही डिनर कर लिया होता है और यान कहती है सच में ये खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। और फिर फूजिनचेन कहता है यान मुझे एयरपोर्ट से किसी को पिक करना है तो परसों के दिन तुम मेरे साथ चलना। अब यान हैरानी से कहती है क्या एयरपोर्ट, तुम किससे मिलने जा रहे हो? तब फूजिनचेन कहता है मेरे डैड से, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। की बातें सुन यान चौंक जाती है और फिर हैरानी से कहती है क्या तुम्हारे डैड से, क्या वो मुझसे मिलने के लिए विदेश से वापस लौटे? फिर वो मन में कहने लगती है ये बात जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है। हालांकि फू परिवार के सभी लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी देश के वो सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। फूजिनचेन कहता है नहीं, वो विदेश से तभी वापस लौटते हैं जब उनको बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम हो। और फिर यान डरती हुए कहती है जब मैं पिछली बार तुम्हारी मॉम से मिली थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई थी, तो इसीलिए क्या तुमने इस बारे में कुछ प्लान बनाया है? फूजिनचेन कहता है चिंता मत करो, मेरे मॉम के पूरे विपरीत मेरे डैड है और वो बहुत ही ज्यादा शांत है। और फिर यान फूजिनचेन के डैड को इमेजिन करते हुए कांपने लगती है और मन में कहती है क्या वो बहुत ही ज्यादा शांत है और इसीलिए उसके डैड से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। फिर यान फूजिनचेन से कहती है अब मेरा पेट भर चुका है और आज रात मुझे घर अपने वापस जाना होगा। पिछली बार जब मैंने अपने डैड से बातें की थी तो उनका बर्ताव बहुत ही ज्यादा अजीब था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें गाओसियो के बारे में कुछ पता चला हो। और फिर फूजिनचेन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और वो दोनों ही घर पहुँच जाते हैं जहाँ यान छुप कर कुछ देखते हुए मन में कह रही होती है क्या आज डैड घर पर है, मैं ये नहीं चाहती कि मैं जाकर गाओसिया से टकरा जाऊँ। और तभी उसके पीछे फूजिनचेन आते हुए कहता है तुम ये क्या कर रही हो? उसकी आवाज सुन यान चौंक जाती है और उससे कहती है मास्टर फूजिनचेन आप वापस क्यों नहीं गए, मैं घर के अंदर अकेले जा सकती हूँ। फिर फूजिनचेन कहता है मैं इस बात को लेकर एक्साइटेड रहता हूँ कि तुम इतनी अजीब बर्ताव क्यों करती हो, क्या तुम हर समय अपने घर में चोरी छुपे जाती हो? ये बातें सुन यान मन में कहने लगती है उसकी बातें गलत नहीं है, और जब मैं पिछली बार घर आई थी तो अपने रूम में दीवार चढ़कर गई थी। फिर वो उससे कहती है मैं ये सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं गाओसिया से बचना चाहती हूँ, वो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करती है और अगर डैड ना होते तो मैं यहाँ पर आती भी नहीं। फिर फूजिनचेन उसके क्लोज आते हुए कहता है क्या सच में, क्या तुम घर नहीं जाना चाहती? कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? ये कहकर वो वानबी को गले लगा लेता है और वही वानबी हैरानी से कहती है क्या नहीं, रुक जाइए मास्टर फूजिनचेन आप ये क्या कर रहे हो? मास्टर फूजिनचेन आप मुझे परेशान कर रहे हो। फूजिनचेन उससे कहता है क्या सच में, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें गले लगा रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी इतनी भी परवाह नहीं है? रियान कहती है नहीं, मामला देखभाल करने या ना करने का बिल्कुल नहीं है। फिर वो मन में कहने लगती है वो ऐसा कैसे कर सकता है, हम मेरे घर के गेट पर है। और फिर वो फूजिनचेन से दूर होती है और चिल्लाते हुए कहती है मुझे कुछ काम है तो अब मुझे जाना होगा, मिलते हैं फिर। और ये कहकर वो तेजी से अंदर चली जाती है और वही फूजिनचेन उसे जाता देख स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है यान अगर तुम यहाँ पर कुछ देर और रुकती तो मुझे डर है कि मैं खुद पर से कंट्रोल खो देता। और वहीं घर के अंदर साइड यान अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है डैड, और उसके डैड उसे देख कहते हैं यान तुम वापस आ गई, तुमको घर आने में इतना समय
क्यों लग गया और क्या तुमने डिनर किया है? ओ आकर यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर यान कहती है नहीं डैड आप परेशान मत होइए, मैंने अभी अपने दोस्त के साथ डिनर कर आई हूँ। और फिर डैड उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है। और यान बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो और खुश रहो। की बातें सुन यान की आंखें भर आती है और फिर वो अपने डैड को गले लगाते हुए मन में कहती है अगर गाउसिया हमारी जिंदगी में नहीं होती तो डैड और मैं एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते, तब ना ही हमको एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता होती। फिर वो उनसे कहती है डैड आप कैसे हो? और फिर वो धीरे से कहती है डैड क्या आपने हाल ही में चाय पी? अब डैड धीरे से उससे कहते नहीं मैंने नहीं पी और मैंने चाय की जांच करवाई, जो तुमने कहा था वो सब सच है। मैं हमेशा गाउसिया की चाय लाने के बाद उसके जाने का इंतजार करता हूँ और उसके जाते ही वो चाय में फेंक देता हूँ। फिर यान धीरे से कहती है डैड आप चिंता मत करो, मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिल चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी ही आपको ठीक कर देगा। और तभी वहाँ गाउसिया आती हुई कहती है यान तुम वापस आ गई और क्या तुमने डिनर किया? की आवाज सुन वो दोनों उसकी साइड देखने लगते हैं और फिर यान कहती है हाँ मैंने अपने दोस्त के साथ डिनर कर लिया है। फिर गाउसिया कहती है अच्छा ऐसा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तभी तुम इतनी देर से घर वापस लौटी हो। और गाउसिया कह रही होती है आमतौर पर युवा लोग बाहर रहते हैं और मौज मस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर है कि जल्दी ही वो घर वापस आ जाए और घर पर ही खाना खाए। आखिरकार घर का ही खाना स्वादिष्ट होता है और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। और वहीं यान उसकी बातें सुन मन में कह रही होती है ऐसा लग रहा है जैसे कि गाउसिया मेरी परवाह कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो मुझे चिढ़ा रही है। और आखिरकार मेरे पिछले जीवन में मुझे और मेरे डैड को उसके बारे में पता क्यों नहीं चला। और वहीं उसके डैड गाउसिया को गुस्से से देख रहे होते हैं और यान अपने डैड को इस तरह देख मन में कहने लगती है डैड आखिरकार आपने भी उस पर अब ध्यान दे ही दिया। और फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है ठीक है तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ। तब डैड उससे कहते हैं हाँ ठीक है। और वहीं गाउसिया भी कह रही होती है अच्छे से आराम करना यान। और यान ऊपर जाती हुई मन में कहने लगती है लकीली अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब डैड ने भी गाउसिया को देख लिया और मुझ पर उन्होंने विश्वास किया। और गाउसिया को अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ है कि मुझे उसकी प्लान के बारे में पहले से ही पता है। और वहीं गाउसिया यान के डैड से कह रही होती है डियर तुम काम कर थक चुके होंगे, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है अब मुझे इन लोगों को सजा देना शुरू करना चाहिए। और वहीं घर के बाहर फूजिनचेन खड़ा हुआ होता है और यान के रूम की ओर देखते हुए कहता है यान अभी थोड़ा ठीक लग रही है और वो अभी अच्छा कर रही है। और गाउसिया बहुत ही ज्यादा चालाक है तो इसीलिए मैं यान को उसके साथ अकेले नहीं निपटने दे सकता। और यान फ्यूचर में जो कुछ भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता में इन पेशेंट डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ यान जाती हुए मन में कह रही होती है आखिरकार जियाओ जियाओ के डैड से मुझे मिलने का समय मिल ही गया। और जियाओ जियाओ ने मुझे बताया था कि उसने अपने डैड को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है ताकि उसके परेशान करने वाले रिश्तेदार उससे मिलने वहाँ पर ना आए। और फिर यान वार्ड नंबर 314 में पहुँचती है जहाँ कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारे पास हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए पैसे है लेकिन मेरे मॉम के मेडिकल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तुम सच में बहुत ही घटिया हो। और फिर हम देखते हैं कि जियो जियो को दो लोगों ने पकड़ा हुआ होता है और जियो जियो कह रही होती है मेरे डैड को जाने दो कमीने, हम तुमको पहले ही बहुत सारे पैसे दे चुके हैं और तुम सच में बहुत ही ज्यादा लालची हो। और तभी वहाँ यान एंटर होती है और ये सब देख चौंक जाती है और मन में कहती है क्या जियो जियो का अंकल फिर से? और फिर वो कहती है कमीने रुक जाओ। जियो जियो उसे वहाँ देख चौंक जाती है और कहती है नहीं यान तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर तभी अंकल के व्यक्ति उन यान को भी पकड़ लेते हैं और यान खुद को उन्हें पकड़ता देख मन में कहने लगती है अरे नहीं गेट बंद कर दिया गया है और जो इतने सारे गार्ड को नियुक्त कैसे कर सकता है? जियो जियो मन में कह रही होती है अरे नहीं मेरी वजह से यान फिर से ये सब में शामिल हो गई। और वहीं जियो जियो का अंकल यान से कह रहा होता है ए प्रीति तुम फिर से, और इस बार तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और वहीं यान मन में कहने लगती है यहाँ पर बहुत सारे गार्ड से और मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं और मुझे जियाओ जियाओ और उसके मॉम डैड की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा और इस समय मैं सिर्फ फूजिनचेन तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और फिर वो फूजिनचेन को कॉल लगाने लगती है और वहीं जियो जियो का अंकल गुस्से से यान से कह रहा होता है तुम्हारी वजह से मुझे कुछ दिन जेल में बिताना पड़ा और अगर आज तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। और फिर जियो जियो चिल्लाते हुए कहती है यान को जाने दो और इससे उसका कोई लेना देना नहीं है और जो तुम इतने ज्यादा लालची कैसे हो सकते
हो। और वहीं यान मन में कहने लगती है फूजिनचेन को मुझे ढूंढने में कुछ समय लग सकता है, तो तब तक मुझे इनका समय बर्बाद करना होगा और इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। और फिर यान कहती है मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें जियाओ जियाओ के डैड का पता कैसे चला। फिर जू चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमको ये बात क्यों बताऊँ, तुम बस मुझे पैसे दे दो। और यहाँ खड़े मेरे सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। यान कहती है क्या मुझे यहाँ की सिचुएशन के बारे में जानने की जरूरत है, या फिर मैं ये सोचूं कि मैं अपने डैड से पैसे कैसे मांगू। और फिर वो मन में कहती है फूजिनचेन क्या तुमने ये बात सुनी। फिर जू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम 3 दिन तक अपने घर वापस नहीं जाओगी वो निश्चित रूप से तुम्हारे डैड हमको पैसे दे देंगे जितनी हम उनसे डिमांड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग तुम्हारे सुंदर शरीर से एंजॉय करेंगे। और फिर यान मन में कहने लगती है ये सच में बहुत ही ज्यादा घिनौना है, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, गार्ड्स आकर इन्हें पकड़ लो। और फिर गार्ड्स आकर जू को पकड़ लेते हैं और जू चिल्लाते हुए कहता है मैं तो यहाँ बस उससे मिलने के लिए आया था और मैं उसका अंकल हूँ। अब जियो जियो कहती है चालाकी मत करो। और वहीं यान मन में कह रही होती है मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि फूजिनचेन की आदमी इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगे। और फिर जियो जियो चिल्लाते हुए कहती है वो मेरा अंकल नहीं है। और फिर यान कहती है उसने खुद को मेरे रिश्तेदार के रूप में पेश किया ताकि वो हॉस्पिटल में एंटर हो सके और हमको ब्लैकमेल कर सके, ये उसका सबूत है। फिर गार्ड कहता है चलो उसको ले चलो। और फिर गार्ड्स जू को वहाँ से ले जाते हैं और उसमें से एक गार्ड रुककर यान से कहता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा और जो कुछ भी आप जानते हैं उसके बारे में पुलिस को बताना होगा। अब यान कहती है हाँ ठीक है आपका शुक्रिया। वहीं पीछे खड़ी नर्स किसी को देख खुश होती हुई कह रही होती है वाह वो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर तभी कोई कहता है यान, और यान हैरानी से उस साइड देखने लगती है और वो फूजिनचेन होता है। और वहाँ खड़े लोग फूजिनचेन को देख हैरानी से कह रहे होते हैं क्या वो मास्टर फूजिनचेन है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी नर्स कहती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। फूजिनचेन यान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाते हुए कहता है चलो मेरे साथ। वहीं यान कह रही होती है रुकिए मास्टर फूजिनचेन मुझे पुलिस को बयान देना है। तब फूजिनचेन गुस्से से उससे कहता है चुप रहो और मेरे साथ चलो। और यान उसे इतना गुस्से में देख चौंक जाती है और हैरानी से मन में कहती है वो तो गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार के पास दिखाए जाते हैं जहाँ फूजिनचेन यान को धक्का देता है और यान जाकर कार पर गिर जाती है। और फिर फूजिनचेन यान के क्लोज होकर गुस्से से उससे कहता है यान ये दूसरी बार है और क्या तुमको क्लियर है कि तुम आखिरकार हो कौन, और तुम परेशानी खड़ी करने से पहले 2 बार सोचा करो। और यान उसे देख मन में कह रही होती है वो इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहा है। और फिर वो उससे कहती है हाँ लेकिन ये सब अचानक हुआ और मुझे इस पर दोबारा सोचने का समय मिला ही नहीं, और मैं अगली बार इसका ध्यान रखूंगी। उसकी ये बात सुन फूजिनचेन और गुस्से में कहता है क्या अगली बार क्या तुम दोबारा ऐसा करना चाहती हो, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी। और फिर तभी फूजिनचेन यान को किस करने लगता है और वहीं यान चौंकती हुए हैरानी से मन में कहती है आखिरकार मास्टर फूजिनचेन को हो क्या गया है, और वो अचानक थोड़ा डरावना हो गया है। और इसी के साथ उसका ये एक्सप्रेशन और उसका ये गुस्से वाला किस। फिर वो उससे कहती है मास्टर फूजिनचेन प्लीज रुक जाइए, इससे मुझे हर्ट हो रहा है। फिर वो मन में कहने लगती है नहीं ये वो फूजिनचेन नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। और फिर फूजिनचेन यान के पास आकर उससे कहता है अगर उन लोगों ने तुम्हारा फोन छीन लिया होता और तुम मुझे फोन नहीं कर पाती तो क्या तुम जानती हो कि क्या होता, और अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और फिर वो यान के पैरों को छूता है जिससे यान चौंक जाती है और कहती है मास्टर फूजिनचेन आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइए, ये एक पब्लिक प्लेस है और सभी लोग हमें देख रहे हैं। और फिर तभी फूजिनचेन उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उससे गुस्से से कहता है ऐसा लगता है कि दूसरे लोग तुम्हें इस तरह देखे तो इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुमने अभी अभी ऐसा ही कुछ किया था, और क्या सच में दूसरे लोग तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करे, क्या तुम्हें ये पसंद है। तब यान ब्लश करती हुए कहती है नहीं मुझे नहीं पसंद और मुझे प्लीज जाने दो। और फिर वो मन में कहने लगती है वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं अपनी ताकत से उसका विरोध नहीं कर सकती और वो सच में पागल हो चुका है। फिर फूजिनचेन कहता है क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम जिन लोगों से मिली थी वो तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने देते, तुम बहुत भोली हो और तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। और फिर वो यान की नेक पर बाइट करने लगता है और यान रोते हुए मन में कहती है इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और वो क्या सचमुच यहीं पर ये सब करना चाहता है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना है और अब मुझे क्या करना चाहिए। मन
में ये कहते हुए वो कांपने लगती है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 100 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।